हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 फिनिश किया था, जहाँ पे हमने वैदिक एज और मेगालिथिक एज को कवर करी थी। अराउंड 1500 बीसी के टाइम पीरियड को हमने देखा था। आज मेनली हम फोकस करने वाले 600 बीसी के टाइम को, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से महाजनपद जो है फॉर्म्ड होते हैं। और एक जो महाजनपद है, जो कि हम कह सकते हैं मगध, जो कि किस तरीके से जो 16 महाजनपद थे उनके बीच में फाइट्स हुई और फाइनली जो एक महाजनपद है वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर पाया काफ़ी लंबे टाइम तक, और एक प्रॉपर जो कहते हैं एम्पायर जो है स्टैब्लिश कर पाया। वो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम टाइमलाइन के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये टाइमलाइन जो है बनाई थी, उसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से हमने देखा था हिस्ट्री का ओरिजिन 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ है। 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो पहले आपका पैलेलिथिक था। देन 12,000 से लेकर 10,000 ईयर्स अगो मेसोलिथिक पीरियड था एंड 10,000 से न्यूलिथिक था। और किस तरीके से न्यूलिथिक में जो है आपका एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था, सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी, और विलेज से जो किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन होता है कल्चर, फिर बाद में एक सिविलाइजेशन में वो का रूप लेता है, जिसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 2700 से 1600 बीसी तक के बीच में था। ये कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिकेशन थी उनकी सिटीज़ की स्पेशलिटी जो थी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिली, वो हमने डिस्कस कर ली थी। देन लास्ट वीडियो में हमने 1500 बीसी का टाइम पीरियड देखा, जहाँ पे हमने देखा किस तरीके से ऋग्वेदा में जो आपको डिफरेंट गॉड्स के जो भी है मतलब बेसिकली बताया गया था, उनका बेसिकली इम्पोर्टेंस का जिक्र किया गया था कि अग्नि जो आपके गॉड हैं उनका जिक्र है, सोम है, इंद्र हैं, ठीक है। और आर्यंस के बारे में आपको देखने को मिला कि आर्यंस बेसिकली कौन थी, और ओल्ड संस्कृत जो लैंग्वेज थी उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ था। एंड बेसिकली जो डायलॉग के फॉर्म में वहाँ पे देखने को मिलेगा किस तरह विश्वामित्र जो है आपका 2 रिवर्स के थ्रू जो है किस तरह से डायलॉग कर रहे हैं। वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं गंगा और यमुना की जो इम्पोर्टेंस है कहीं एक ही बार आपको देखने को मिली थी, वन टाइम वहाँ पे उसका जिक्र किया गया था। इसके अलावा मेन जो आपको चीज़ जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि उस टाइम का जो किंग था, जिसको राजन बोलते थे, कहीं ना कहीं वो जो आपका जो राजा जो आपको लेटर ऑन देखने को मिलेगा कि बाकी जो किंगडम्स आए थे वहाँ पे किंगडम्स आएंगे, वहाँ पे जो मेन राजा का रोल होगा, वहाँ पे जो मेन राजा की पावर होगी, वो पावर कहीं ना कहीं इस वाले पर्टिकुलर केस में यानी अर्ली वैदिक पीरियड में राजा के पास नहीं थी। यानी उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई टैक्स कलेक्शन का सिस्टम नहीं था, कोई पैलेस नहीं था, कोई आर्मी नहीं थी, कोई हेरिडिटरी पावर नहीं थी, ठीक है। बट लेटर ऑन जो हम लेटर वैदिक में आएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किंग की पावर बढ़ती हुई चली जाएगी। यानी आज जो हम 600 बीसी की बात करेंगे, महाजनपद की बात करेंगे, वहाँ पे जो आप देखोगे किस तरीके से राजा जो है अपनी पावर को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरीके से अश्वमेध यज्ञ करेगा, किस तरीके से उसके पास फाइनली टैक्स कलेक्शन की पावर आएगी, उसके पास एक लार्ज आर्मी क्रिएट हो पाएगी, टैक्स वो कलेक्ट कर पाएगा, और आर्मी को फीड करने के लिए कह सकते हैं हम जो सैलरी होगी वो भी कैश में दे पाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें एक समरी टाइप में कि किस तरीके से जो आपका जो जन है, जन बेसिकली कौन थे, आपके कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक स्मॉल एरिया में रहते हैं। और ये जन जो है अगर बात करें अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा के अंदर इन जन को जो है इन जन को बेसिकली विश के नाम से जाना जाता था, जिससे जो बेसिकली उस समय जो ट्राइब्स थी उनको बेसिकली विश कहा करते थे। और जो हम बात करते हैं जैसे कि पूर्वविश हो गया, भरतविश हो गया, ठीक है। तो ये जन जो है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल है स्मॉल एरिया में रहते थे, इनका जो बेसिकली लीडर था उसको राजन बोला करते थे। एंड ये जो स्मॉल इस तरह से जन जो होंगे वो कहीं ना कहीं जब कंबाइन हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो क्या फॉर्म करेंगे, आपका जनपद बनाएंगे, ठीक है। एंड ये जनपद जो है फिर आपको कन्वर्ट आपको दिखेंगे महाजनपद के ऊपर जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जनपद की। तो यहाँ पे 3 आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, 3 ऐसे साइट्स मिलती है जनपद के बारे में बताती है। पहला तो आपका पुराना किला है, ठीक है, एक हस्तिनापुर है, थर्ड मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा, जब हम पढ़ेंगे तो मैं उसको तब आपको मैं बताऊंगी। तो ये 3 साइट्स जो है कहीं ना कहीं जनपद के बारे में बताएंगी कि उस समय किस तरीके से एग्रीकल्चर क्या था, पॉटरी किस तरीके से यूज़ होती थी, कैटल वेल्थ किस तरीके से जनरेट हुई थी, ठीक है।
अब मेन चीज़ हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो महाजनपद थे वहाँ पे जो है उस टाइम पे फोर्टिफिकेशन जो था काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। ठीक है, और जब हम बात करते हैं फोर्टिफिकेशन की, तो फोर्टिफिकेशन ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं था। तो यानी आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो वो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, उस समय भी जो हड़प्पा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी आपको सिटाडल देखने को मिलेगा। सिटाडल भी एक तरह का फोर्टिफिकेशन ही था, बट वो फोर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं स्मॉल था एज़ कम्पेयर टू जो महाजनपद में जो आपको बड़े बड़े वो जो किले दिखेंगे, कहीं ना कहीं वो शो करते थे, किंग की प्रेस्टीज को शो करेंगे। और साथ ही साथ किंग ज़्यादातर अपनी जो कह सकते हैं अपने आप को बाहरी जो आउटसाइडर्स से अटैक से बचाने के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी फोर्टिफिकेशन किया करते थे। ओके, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि जैसे कि मैंने बताया कि किंग के पास जो है, किंग अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ करेगा। साथ ही साथ उस पर टैक्स कलेक्शन की पावर आ गई थी। एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा सरप्लस में हो गया था कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनकी वेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। और बिकॉज ऑफ वेल्थ इंक्रीज़ होने की वजह से वो अपनी आर्मी को एक तो बढ़ा पा रहे थे। ठीक है, यानी आर्मी का साइज आप देखोगे इंक्रीज़ हो गया था। एंड वो उसको सैलरी जो थी कैश के फॉर्म में भी दे पा रहे थे। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि जो महाजनपद है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा हिमालय का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो आपका जो गंगा दुआब वाला रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर महाजनपद आपको मिलेंगे। और फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन 16 जो महाजनपद है इनके बीच में फाइट होगी। एंड फाइनली जो एक है सर्वाइव कर पाएगा, जो मगध है, मगध किंगडम के फॉर्म में जो हम देखेंगे। और वहाँ पे जो है मौर्यन डायनेस्टी इस्टेब्लिश करेगी। और मगध का जो कह सकते हैं जो कैपिटल होगा पटना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मेन चीज़ आपको यहाँ पे ये समझनी है कि जो अर्ली वैदिक एज था वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि वर्ण सिस्टम डेवलप हो गया था, बट वो वर्ण सिस्टम काफ़ी रिजिड नहीं था। ठीक है, यानी उस समय जो प्रीस्टली क्लास थी अर्ली वैदिक एज में, वो कहीं ना कहीं उनके पास इतनी पावर नहीं थी। ठीक है, बट इस टाइम पे जब हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, तो लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्ण सिस्टम है वो डेवलप किया जाएगा प्रीस्टली क्लास के द्वारा। यानी कहीं ना कहीं वो बर्थ के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वो क्लासेस को डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट में। जहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, आपको सबसे नीचा जो लेवल होगा वो होगा शूद्र का। फिर उससे ऊपर आपको वैश्य नज़र आएंगे। एंड उससे ऊपर आपको क्षत्रिय। एंड देन ऊपर ब्राह्मण। यानी ब्राह्मण कहीं ना कहीं जो है वो होंगे जो वेदास पढ़ सकते हैं, जो रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं। क्षत्रिय वो होंगे जो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, जो वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड आपके जो नीचे वैश्य शूद्र होंगे वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा उनको बहुत ज़्यादा जो है डिनाई किया जाएगा हर एक चीज़ों को कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जो अनटचेबल्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी वर्ण सिस्टम के थ्रू निकल के आएंगे। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, ये जो नीचे क्लास के जो लोग हैं, यानी हम कह सकते हैं जो 3rd and 4th क्लास के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ये इन सब से परेशान होकर ही यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का यहाँ पे जो है बेसिकली शुरुआत होगी। और क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे बुद्धा थे, ठीक है, वो भी इसी इन 16 में से किसी एक महाजनपद के से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, जिसे बेसिकली माला जनपद कहा जाता था। और सिमिलरली आपके जो वर्धमान महावीर हैं जिन्होंने जैन फिलॉसफी दी है, जैनिज़्म को कहीं ना कहीं स्टार्ट किया है, वो भी इस महाजनपद का ही पार्ट थे। तो जब ये देखेंगे इस तरीके से जो यहाँ पे क्लासेस का डिवाइड हो रहा है, जिस तरह से क्लासेस यहाँ पे जो है जो शूद्र हैं, जो बेसिकली वैश्य हैं, वो कितने ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी का जो कारण है उनको समझेंगे और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी आपको लेटर ऑन देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो गई होगी कि हम क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़
बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो, ठीक है। बट जैसे कि अभी बात की जा रही है किस तरीके से लीडर को चूज़ किया जाता है, तो जो हम कह सकते हैं लास्ट 50 ईयर्स में है, कहीं ना कहीं जो है बाय वोटिंग के थ्रू हम कह सकते हैं आज के टाइम पे देखने को मिलता है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन पास्ट, ठीक है। यानी आज के डेट में जैसे हम बात करते हैं, अगर हम लास्ट 50 ईयर्स का टाइम लें, तो क्योंकि आज हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो हम अपना लीडर कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी, दैट्स वाई हम लीडर चूज़ करते हैं। बट जहाँ पे अभी भी जो है मोनार्की इस्टेब्लिश करती है, तो वहाँ पे किस तरीके से वोटिंग के थ्रू जो रूलर किंग वगैरह को चुना जाता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमें ये शो करता है कि आज के टाइम पे हम पे इतनी हर एक जनता के पास इतनी पावर है कि वो वोटिंग के थ्रू अपना लीडर भी चूज़ कर सकती है या फिर अपना रूलर चूज़ कर सकती है। बट अगर हम बात करें पास्ट, यानी जब हमारा एंशियंट सोसाइटी थी, तो उस टाइम पे किस तरीके से रूलर्स को चुना जाता होगा, तो अराउंड 3000 ईयर्स अगो की हम बात करें, सब मैन बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस, यानी बड़े बड़े सेक्रीफाइस वो क्या करते थे, जिसको हम अश्वमेध या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस कहा जाता है, वॉज वन ऑफ द सच रिचुअल होता था। तो इसमें होता ये था कि अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। इफ द हॉर्स वॉन्डेड इन टू द किंगडम ऑफ अदर राजाज एंड they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it mean that they accepted that raja who wanted to perform sacrifice was stronger than them. यानी कि अगर मान लो कोई भी राजा है, ठीक है, उसने क्या करना है, अपना घोड़ा लेना है, उसको फ्रीली छोड़ देना है, तो वो उसका जो घोड़ा है जिस राज्य में जाएगा, अगर उस पर्टिकुलर राज्य ने उसको अगर फ्रीली जाने दिया, यानी उस पर्टिकुलर राजा ने कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर राजा की जो बेसिकली कह सकते हैं पावर है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, मान लिया कि हाँ भाई वो जो राजा है वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, दैट्स वाई मैं इसके राजा के घोड़े को रोक नहीं सकता, बिकॉज रोकूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे फाइट करनी पड़ेगी, और फाइट में यही होगा कि कौन स्ट्रॉन्गर है, जो भी स्ट्रॉन्गर होगा वो बैटल जीत जाएगा, और जो बैटल जीत जाएगा ऑब्वियसली वो लैंड जो है फिर उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस टाइम पे देखने को ये मिलता था कि इस तरह से राजा जो है कहीं ना कहीं अश्वमेध के थ्रू, यानी हॉर्स सेक्रीफाइस के थ्रू जितना हो सके लैंड को कैप्चर करने की कोशिश करते थे। जितना ज़्यादा लैंड उनके अंदर आता था उतना ज़्यादा वो खुद को पावरफुल समझते थे, और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है पास्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा बैटल्स भी हुई हैं, और उस बैटल्स के थ्रू कहीं ना कहीं जो किंग्स थे वो अपनी पावर को शो करते थे कि कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। These rajas were then invited to the sacrifice which was performed by especially the trained priest, यानी जो आपकी जो प्रीस्टली क्लास है वो कहीं ना कहीं वो को परफॉर्म करते थे, मतलब एक तरह से यज्ञ वगैरह होता था, फिर वहाँ पे घोड़े को मतलब इस तरीके से किया जाता था कि वो उसको छोड़ देते थे, एंड देन वो फिर उस पर्टिकुलर जो जहाँ पे भी वो मतलब जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ पाथ फिक्स्ड है, तो जिस भी एरिया में वो घोड़ा घुस गया, और क्योंकि उसके पीछे पीछे राजा के कुछ लोग जाते थे जो कहीं ना कहीं इस घोड़े को गार्ड करेंगे, देखेंगे कि कौन है जो राजा का घोड़ा रोक रहा है, फिर जो रोकेगा फिर उसके थ्रू वो संदेश पहुंचाएंगे कि भाई राजा आपका घोड़ा यहाँ पे रुक चुका है, चलो आ जाइए फाइट करो। तो ये सब चीज़ें पास्ट में होती थी, ठीक है। एंड हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट, और उनको फिर राजा गिफ्ट दिया करता था प्रीस्ट को। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल, मतलब जिसने ये सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज कर ली, मतलब कहीं ना कहीं वो पावरफुल शो, अपने आप को देखो पावरफुल शो करने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि वो पावरफुल है, पावरफुल राजा ही जो है इस तरीके से जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाएंगे, अदरवाइज जो अपने आप को इतना पावरफुल नहीं समझेगा वो बेचारा अपने ही जो है अपने ही लैंड में कहीं ना कहीं खुश रहेगा कि नहीं मैं तो बस यहाँ का राजा, मुझे बस यहीं तक ही सीमित रहना है और कहीं वहीं जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बट जो राजा खुद को पावरफुल समझेगा और चाहेगा कि पावर उसकी और ज़्यादा बढ़े, वही जो है ये यज्ञ करवाएगा। तो एंड ऑल दोज हु केम विदाउट गिफ्ट्स टू हिम, ठीक है। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर था इन दिस रिचुअल के लिए, एंड ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन होती थी। हिज चैरियोटर हु वॉज हिज कैंपियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस हिज exploit chanted tales of his glory. His relatives, especially his wife and sons, had to perform variety of minor rituals. तो मतलब इसके बारे में बता रहे किस तरीके से राजा और राजा की फैमिलीज जो है, उनकी जो फैमिलीज हुआ करती थी, बच्चे रिश्तेदार वगैरह सब कहीं ना कहीं छोटे छोटे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हुए नजर आते थे राजा के लिए। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट बैठे रहते एंड वॉच द परफॉर्मेंस, सेक्रीफाइस देखा करते थे। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग, मतलब जो होता है ना गंगा जल टाइप का
अब उस समय क्या स्प्रिंकल करते थे वो देखना होगा, बट आज के टाइम पे जैसे आप देखते हो गंगा जल वगैरह किसी भी चीज़ में शुद्धि लाने के लिए छिड़का जाता है, तो उस समय भी कुछ वाटर उस तरह का जो सीक्रेट मानते होंगे तो उसका वो स्प्रिंकल किया करते थे। द ऑर्डिनरी पीपल, जिसको विश कहते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, और वैश्य ऑल्सो ब्राउड गिफ्ट, उनके लिए गिफ्ट लेके आते थे। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रस बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिचुअल्स। ठीक है, यानी जो भी रिचुअल्स प्रीस्ट परफॉर्म करता था राजा के लिए, उस रिचुअल्स में शूद्रस को अलाउड नहीं था आना। ठीक है, वर्ण की बात करें तो देयर वर सोशल कैटेगरीज थी, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण्स ने जो है कहीं ना कहीं वो लोग होते थे जो कि स्टडी कर पाते थे, टीच कर पाते थे वेदास को, और वो परफॉर्म करते थे सेक्रीफाइस एंड रिसीव करते थे गिफ्ट, यानी राजा के लिए वो पूजा वगैरह यज्ञ वगैरह करवाएंगे, राजा उसके बदले में उनको गिफ्ट दिया करते थे। और क्षत्रियस वो लोग हैं जो बैटल्स में लड़ा करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। वैश्यस वो हैं जो फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं। शूद्रस वो हैं जो कि सर्व करते थे इन तीनों को, यानी ब्राह्मण्स को, क्षत्रिय को, वैश्यस को सर्व करते थे, मतलब उनको एक तरह से दासीस के रूप में वो रहा करते थे, स्लेव की तरह। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है जनपद के बारे में। द राजा हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदास रादर देन जनस, यानी जो जन होता था सिर्फ उसका राजा नहीं रह जाता था, मतलब जिस राजा ने इतना बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी कह सकते हैं अपने घोड़े को दौड़ा के जो भी लैंड कैप्चर करना था वो कर लिया, अब वो बेसिकली सिर्फ जन का राजा नहीं रहेगा, वो जनपद का राजा हो जाएगा। कि जनपद मतलब बहुत सारे जो जन्स थे, बहुत सारे जो एरियाज थे जहाँ पे जन्स रहा करते थे, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल रहा करते थे, उन सबको उसने एक्वायर कर दिया एंड वो कहीं ना कहीं मिलके फॉर्म क्या करेंगे, वो क्योंकि सब उसके अंडर आ गए तो वो अब जन ना रह के जनपद हो जाता था। ठीक है, तो वर्ड जनपद लिटरली मीन्स लैंड वेयर जना सेटेड फुट्स, यानी जन जहाँ रहते थे एंड सेटल डाउन। सम इम्पॉर्टेंट जनपद्स शोन ऑन मैप नंबर 4, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे आपका इम्पॉर्टेंट जनपद, महाजनपद एंड सिटीज़ जहाँ आपको देखने को मिलेगी, जैसे गंधारा है, तक्षशिला, कुरु, यहाँ हस्तिनापुर है, पंचाला है, कोशाला है, कौशंबी है, राजगिरा है, अवंती है, उज्जैन है, वैशाली है, वाजी है, मगधा है, अंगा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन आपके लिए। एज सच डायरेक्टली ये तो नहीं पूछेंगे क्या है, बट कभी कभी कुछ ऑर्डर पूछ लेंगे कि कौन नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से एरिया में कौन कौन से जनपद आते हैं, महाजनपद आते हैं, कोशाला के आसपास कौन कौन से, तो उस वे में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बार मैप को देख लेना है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड नंबर ऑफ सेटलमेंट, उन्होंने एक्सकेवेट किए हैं इन दीज जनपद्स में, सच एज पुराना किला, जैसे कि हमने देखा था किस तरीके से उन्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले हैं। पुराना किला जो कि दिल्ली में है, हस्तिनापुर नियर मेरठ, एंड अतरंजी खेरा जो कि नियर इटाहा में है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट, यहाँ पे जो लोग हैं हट्स में रहा करते थे, एंड कैटल रखते थे एज वेल एज अदर एनिमल्स। दे ऑल्सो ग्रू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाते थे, जैसे राइस है, वीट, बार्ले है, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड। दे मेड अर्थन पॉट्स, एंड मिट्टी के घड़े बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रेन कलर, अदर्स रेड कलर की हुआ करते थे। वन स्पेशल टाइप की पॉटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि पेंटेड ग्रेवेयर की थी। ठीक है, एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिज़ाइन, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पेंटिंग्स, यानी जो घड़ा होता था इस तरीके का, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर टाइप, ऐसे ऐसे कुछ बॉक्सेस टाइप हो गए, इस तरह की लाइनिंग वगैरह हो गई। ठीक है, फिर सिंपल लाइन्स होगी, तो ये कहीं ना कहीं पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। महाजनपद की बात करें तो अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपद बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर, यानी छोटे छोटे जन मिलके जनपद बनाते हैं और कुछ ऐसे जनपद होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे देन दी अदर्स, तो उनको महाजनपद बेसिकली बोला करेंगे। सम ऑफ दीज आर शोन इन मैप ऑफ मोस्ट, अभी हमने जो देखा है। एंड मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, यानी मोस्ट ऑफ द महाजनपद की कैपिटल सिटी इज़ लाइक ऐसा कि अब आपका जो जनपद था ऑलरेडी इसमें बहुत सारे एरियाज थे। ठीक है, अब क्योंकि आपके अंदर इतना सारा एरिया आ गया तो आप किसी एक को अपनी कैपिटल सिटी बना के वहाँ पे जो है किंग रहेगा और उसके थ्रू कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगा बाकी सिटीज़ को। ठीक है, तो इस तरह से कैपिटल सिटी होगी जिसको फोर्टिफाई करेगा राजा। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड दैम, मतलब एक बड़ी सी दीवार होगी जो कहीं ना कहीं लकड़ी की या फिर पत्थर की जो है बनी होगी। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज
पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हो तो कोई ना कोई आप पे अटैक करने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई आपकी पावर को छीनने की कोशिश करेगा। पहले क्या था, राजा का ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तो वहाँ पे जो राजन थे उनके पास कोई पैलेस नहीं था, कोई आर्मी नहीं थी, कोई टैक्स कलेक्शन नहीं था। असेंबली के थ्रू जो पीपल्स मिला करते थे वहीं पे वो चूज़ करते थे अपना लीडर। तो एक नॉर्मल पीसफुल तरीके से जो है लीडर्स कहीं ना कहीं काम करते थे। बट क्योंकि लेटर ऑन जो लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद से आपको देखोगे कि किस तरीके से हर एक जो राजा है जन का, वो कहीं ना कहीं अपनी पावर को शो करने के लिए अश्वमेध कर रहा है, ठीक है। वो बाकी जो राजाज हैं उनके साथ फाइट कर रहा है। तो ऐसा ऑब्वियसली है कि जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको ज़रूरत होगी कि वो कहीं ना कहीं फोर्टिफाइड करे अपनी कैपिटल सिटी को, और कहीं ना कहीं खुद को और अपनी फैमिली को और अपने जो लोग हैं उनको बचाएं। तो इसलिए दैट्स वाई वो फोर्ट बिल्ड किया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट द सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़, ठीक है। तो मेन कुछ राजाओं का रीज़न ये था, वॉल्स मतलब फोर्टिफिकेशन का, कि बाहरी जो चीज़ें हैं उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, और कुछ अपनी पावर को शो करना चाहते थे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इम्प्रेसिव वॉल्स बना के, ठीक है। Also, in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. यानी कहीं ना कहीं आपने जिस पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हो वहाँ दीवार बना के कहीं ना कहीं अपने राज्य को तो सुरक्षित कर ही रहे हो, बट उसके अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको भी आप कंट्रोल कर पा रहे हो। नेक्स्ट है, बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग की ज़रूरत है, थाउजेंड्स इफ़ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन की ज़रूरत है। दिस मीन दैट नॉर्मस लेबर तो लगेगा ही लगेगा, जिसमें आपको बहुत सारे मैन और वुमेन और चिल्ड्रंस की ज़रूरत होगी, एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। उसके लिए आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस अ फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशंबी में है, एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड अप ऑफ ब्रिक की बनी हुई है ये वॉल, जो कि आपको देखने को मिलेगा नियर दी प्रेजेंट डे इलाहाबाद में है। एंड दिस इज़ प्रोबेबली बिल्ट अराउंड 2500 ईयर्स अगो पहले ये बनाया हुआ। तो आप सोच सकते हो कितना मैसिव वॉल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा था, न्यू राजाज जो थे नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मी, क्योंकि अब वो बेसिकली ऑब्वियसली वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, किस तरीके से कैप्चर कर रहे हैं, महाजनपद में फॉर्म हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब उन्हें आर्मीज रखनी पड़ेगी। आर्मीज रखने का मेन पर्पज़ वही था, कल को अगर फाइट होगी तो कहीं ना कहीं राजा खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने एरिया को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, तो आर्मी रखनी तो इम्पॉर्टेंट हो गई थी। और क्योंकि आर्मीज रखेंगे तो सोल्जर्स को जो भी सैलरीज वगैरह दी जाएंगी, and maintained by the king throughout the year, and some payment were probably made using punch marked coin, जो ऐसे सिक्के जो कहीं ना कहीं जिसमें कुछ ना कुछ राजा किया तो कुछ ना कुछ लिखा होता था, या फिर कोई फिगर वहाँ पे पंच की जाती थी, ठीक है, उसका वैसे कॉइन्स कहीं ना कहीं दिए जाते थे सोल्जर्स को। टैक्सेस की बात करें तो एज द रूलर्स ऑफ महाजनपद पर, पहला बिल्डिंग ह्यूज पोर्ट, मतलब बड़े बड़े आप किले बना रहे हो, मेंटेनिंग बिग आर्मीज हो गए, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज की जरूरत होती थी। और क्योंकि राजा को बेसिकली कह सकते हैं इतने बड़े किले बनाने, आर्मीज रखनी है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, ठीक है, बिना पैसों के नहीं होता। तो देयरफॉर दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस, तो उसने राजा ने क्या करा, कुछ ऑफिशियल्स अपने अंदर अपॉइंट किए जो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट ब्रॉट बाय द पीपल एज इन केस ऑफ राजा ऑफ जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो याद रखना कि जब वो जनपद में थे, जब वो पर्टिकुलर राजा जनपद में रहा था, तो उस टाइम पे वो किस पे डिपेंडेंट था, ओकेशनल गिफ्ट्स में। जो कभी कभी कुछ ऐसा त्यौहार हो गया, फिर कुछ ऐसी फसल अच्छी हो गई, एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए जाते थे, बट वो रेगुलर नहीं थे, ओकेशनल थे। बट इस टाइम पे जब राजा को कंटिन्यूस आर्मी रखनी है, पूरे साल आर्मी रखनी है, कह सकते हैं फोर्टिफिकेशन करना है इतने सारा, तो उसके लिए रेगुलर टैक्सेस की उन्हें ज़रूरत पड़ने लगी। तो उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया रेगुलर बेसिस पे। तो देखने को मिलेगा क्रॉप्स में टैक्स लगाते थे, क्राफ्ट पर्सन जो भी क्राफ्ट बना रहे उस पर टैक्स लगता था, हॉर्डर्स पे टैक्सेस एज एनिमल प्रोड्यूस, जो उसमें भी टैक्स लगा रहे हैं, जो ट्रेडिंग में जो गुड्स का ट्रेड हो रहा है उसमें टैक्स लगते थे। साथ ही साथ हंटर गैदरर्स जो कि फूड प्रोड्यूस कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते थे राजा को, ठीक है, टैक्स के फॉर्म पे। नेक्स्ट है चेंजेस इन एग्रीकल्चर में चेंजेस देखने को मिला। देयर वर टू मेजर चेंजेस आई एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन फ्लफ का यूज़ होने लग गया, एंड दिस वाज मीन दैट द हैवी क्ले सॉइल
कुड बी टर्न मोर बेटर देन दी वुडन प्लफवेयर। पहले जो था वुडन का यूज़ किया जाता था, तो उससे जो है अच्छे से मिट्टी को जो है मिक्स नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो अब आयरन का प्लफ होने से मिट्टी को भी आप अच्छे से कर पाओगे, सो दैट द मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस कर सकते हो। ये पहला रीज़न था। सेकेंड, पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, यानी ट्रांसप्लांटिंग पैडी शुरू हो गई थी। इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, यानी जो भी आपका खेत है उसमें आप बीजों को, पहले क्या होता था नॉर्मली आप यहाँ पे फेंक दिया करते थे, ठीक है, तो उसके थ्रू आप उगाते थे। बट यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग में क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स would sprouts backling were grown and then planted in the fields. This led to the increased production as, मतलब नॉर्मली आप क्या करो, एक छोटे से एरिया में बीज डाल के वहाँ पे छोटा छोटा पौधा उसको ग्रो कर लो, जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो, फिर देन आप उसको फील्ड में जाके उस प्लांट को लगा दोगे, उसकी छोटी छोटी सैपलिंग को आप ग्रो करोगे एंड देन वो फील्ड में जो आप उसको जाके ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। तो उससे क्या होगा, दिस विल लीड टू द प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव रह पाएंगे थे किसी टाइम तक। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक मगध के बारे में देखें तो मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया था। इन अबाउट 200 ईयर्स मैनी रिवर्स सच एज गंगा सोन फ्लो थ्रू द मगध से पास होती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट हो गया था फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाईज थी वहाँ पे कंटिन्यूस उस पर्टिकुलर कह सकते किंगडम में। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, क्योंकि देखो रिवर रहेगी तो लैंड फर्टाइल रहेगा, ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाएगा क्योंकि पानी के रास्ते बोट से जो है सामान यहाँ से वहाँ जा पाएगा। देन वाटर सप्लाई रहेगा। द पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड था, ठीक है, यानी कि आप देखने को मिलेगा एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट में रहा करते थे, कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, यानी उन एलिफेंट्स को बहुत ईजी था कि आप उन फॉरेस्ट से लेके आओ एंड ट्रेन करो फिर आर्मी में रखो। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, यानी क्योंकि फॉरेस्ट से इजीली आपको वुड मिल जाता था जिसके थ्रू आप हाउसेस बिल्ड कर सकते थे, कार्स एंड चैरियट्स। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस भी थी इन द रीजन में, दे कुड बी ट्रैप टू मेक सम टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो आयरन ओर का यूज़ किया जाता था। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स देखने को मिले मगध में पहले, बिम्बिसार और अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद, यानी उन्होंने हर एक तरीका अपनाया बाकी जनपद को भी कॉन्कर करने का, ताकि कहीं ना कहीं जो मगध जो है एक महाजनपद के फॉर्म में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चले जाए और उनका जो एरिया था वो कहीं ना कहीं बड़ा हो जाए। महाजनपद महापद्मनंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर था। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि राजगीर बोलते हैं बिहार, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। लेटर ऑन इट शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, जो कि कहाँ पे, पटना में है। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror बनना चाह रहे थे, and that's why Alexander जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने बेसिकली ही डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया का कुछ पार्ट कॉन्कर किया एंड केम टू इंडिया। देन वो इंडिया में आना चाहते थे क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड को कॉन्कर करने का सपना है, तो उनके आसपास जो भी उन्हें मिलेगा सबको कॉन्कर करेंगे। तो जिस तरह से उन्होंने पहले इजिप्ट वेस्ट एशिया को कॉन्कर किया उस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आना चाहते थे। रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ बियास तक वो पहुँच गए थे। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, यानी क्योंकि ब्यास रिवर के बाद वो ईस्ट रिवर्ड आना चाहते थे, हिज सोल्जर रिफ्यूज्ड, यानी कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर के जो सोल्जर हैं वो ब्यास रिवर को क्रॉस नहीं कर पाए, वहीं पे रुक गए, उन्होंने मना कर दिया कि इससे आगे नहीं जा पाएंगे। दे वर स्केयर्ड, वो डर गए थे उनके सोल्जर्स, बिकॉज एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मी ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट एंड एलिफेंट, यानी उन्होंने कहा कि भाई ये जो ब्यास रिवर है ना इसको पार करके ईस्ट जाना जो है खतरे से खाली नहीं होगा। उन्होंने अपने राजा को बताया कि किस तरीके से जो इंडिया में यानी ईस्ट के साइड जो भी रूलर्स हैं किस तरीके से वहाँ का जो राजा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, चैरियट से बड़े बड़े एलिफेंट है, तो उनसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, दैट्स वाई हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। वाजी के बारे में हम देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है वाइल मगध वॉज बिकेम ए पावरफुल किंगडम, वजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, जो कि कहाँ पे थी, बिहार में, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो जिस तरह से मगध था उस तरह से वजी भी था, और वजी की कैपिटल आपको वैशाली बिहार में देखने को मिलेगी। एंड वजी एक ऐसा महाजनपद था जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, जिसको कहते थे नोन एज गण और संघ, ठीक है।
इन गना और संगा देर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, यानी कोई एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे। एंड ईच वन वॉज नोन एज राजा, हर किसी को राजा कहा जाता था। एंड थ्रीज राजास परफॉर्म करते थे रिचुअल्स टुगेदर, तो जो इतनी यूनिटी थी कि साथ में मिलकर रिचुअल्स करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबली, से मिलते थे, जो भी सभाएं वगैरह होती थी वहाँ पे सारे मिलते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन, कैसे करना है, क्या कहाँ करना है। दो डिस्कशन एंड डिबेट, यानी प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रही है, जो चीज़ अच्छी है उस पर फाइनली जो है सहमति बन रही है, जिस पर सहमति बन रही है वो चीज़ परफॉर्म किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एनिमी, किसी ने उन पर अटैक किया है, तो दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, जो भी थ्रेट आया है आप हमारी बेसिकली राज्य में, तो उसको किस तरीके से बेसिकली लड़ना है उस थ्रेट से। हाउएवर वुमेन दास और कमकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन असेंबली, में वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। देन यहाँ पर बताया जाए, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वर्जिस फ्रॉम द दीघा निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक है विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा, की आपको देखने को मिलेगी। और दीज वर रिटन अबाउट 2300 ईयर्स अगो, पहले ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है दिग्ग निकाया, एक बुद्धिस्ट बुक है। और यहाँ पे वजी के बारे में कुछ बातें बताई हुई हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा अजातशत्रु एंड द वजी। अजातशत्रु वांटेड, अजातशत्रु आई होप आपको रिमेंबर होगा, यहाँ पे हमने देखने को मिला था मगध का सेकंड इम्पॉर्टेंट या फिर सेकंड पावरफुल रूलर था। एंड ये अजातशत्रु चाहता था कि वो वजी पर अटैक करे, क्यों? क्योंकि उस समय एक तो मगध पावरफुल था और एक दूसरा जो था वजी था, और क्योंकि ये मगध का राजा था और चाहेगा कि मैं दूसरे इस तरह से राज्य पर अटैक करके इसको भी कहीं ना कहीं अपने राज्य में, अपने किंगडम में शामिल कर लूँ, दैट्स वाई वो वजी पर अटैक करना चाहता था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसने क्या करा, अपने मिनिस्टर को भेजा वसकारा को कि जाओ बुद्धा से मिलो और पूछो किस तरीके से हम ऐसा मतलब किस तरह से हम फाइट करें, किस तरीके से हम उनसे लड़ सकते हैं। तो उस मैटर पर एडवाइस लेने के लिए उन्होंने किया था। देन बुद्धा इस बारे में बताते हैं कि द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वजी मेट फ्रिक्वेंटली इन ऑल फुल असेंबली, when he heard that they did, he replied that वजी would continue to prosper as long as, तो उसने कहा सिंपली बुद्धा का मानना था कि वजी इस तरह से स्ट्रांग है क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं कोई एक पर्सन रूल कर रहा है, एक तो मल्टीपल राजा रूल कर रहे हैं, एक प्रॉपर असेंबली है जहाँ पे प्रॉपर डिसीजन लिए जाते हैं, डिबेट होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हरा पाना मुश्किल है। और एज लॉन्ग एज वजी के पास ये सब चीज़ें आप उन्हें हरा नहीं सकते। पहला क्वालिटी जो उन्होंने वजी की बताई वो था दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज होती हैं फ्रीक्वेंट तरीके से। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। दे फॉलो एस्टैब्लिश, मतलब होता क्या है देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वजी में बहुत सारे किंग्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसा तो है नहीं सारे किंग एक साथ रूल कर रहे हो, क्या करते थे रोटेशन वाइज काम करते थे। मान लो फॉर एग्जांपल एक साल कोई एक पर्टिकुलर राजा जो है मेन राजा बनेगा, बाकी उसके अंडर जो है किस तरीके से साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे, लाइक मिनिस्टर्स हो गए कुछ, ठीक है। अगले साल किसी और राजा को मौका मिलेगा, तो इस तरीके से हर एक पर्सन को, हर एक राजा को कहीं ना कहीं मौका मिलता था काम करने का, ठीक है। दे रिस्पेक्टेड सपोर्टेड लिसन टू द एल्डर्स, अपने एल्डर्स की सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं। वजी की वुमेन जो है वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, यानी उनको कहीं किसी फोर्स और कैप्चर कर रखा नहीं जाता। चैत्यास यानी लोकल श्राइन्स वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस में मेंटेन किया जाता था। वाइज सेंट हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली, यानी कोई भी ऐसा संत है जो किसी भी चीज़ पे बिलीव करता, डजेंट मैटर कि उनकी फ़िलासफ़ी पे, उनके रिलीजन पे बिलीव करता है नहीं, बट फिर भी वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनको आने देते थे, जब मन करता है उनको संत को जाने का तो उनको फ्रीली जाने भी दिया करते थे। मतलब इस तरह से कोई कंट्रोल नहीं इस्टेब्लिश किया था जैसे कि मगध के उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब तक आप इंटरनली, तो इससे ये सीख मिलती है कि जब तक आप इंटरनली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतने ज़्यादा आपके अंदर इतना अच्छे से सिस्टम चल रहा है, तो कोई भी भारी फोर्स आपको तोड़ नहीं सकती। दैट्स वाई अजातशत्रु भी उसको तोड़ नहीं पाया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्कर द संघा, ठीक है। नेवरदलेस दे लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो व्हेन द लास्ट ऑफ द गना संघा वर कॉन्कर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स ने कॉन्कर्ड कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो आई होप काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी थी, तो आपको अच्छे से समझ में आया हो, मैं आशा करती हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।